दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर एक डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आप एक डाइपोल कंसिडर करिए। द चार्ज इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब आपकी कुछ कंसिडरेशन रहेंगी। लेट दिस पोजीशन बी ए एंड दिस बी बी। ठीक है, ये तो आपकी पी है ही। अब आप क्या करोगे, पी को सेंटर ऑफ डाइपोल से जोड़ दोगे और दिस सेंटर ऑफ डाइपोल से जो एंगल है वो आप थीटा बता दोगे। मतलब ये जो डाइपोल की जो एक्सिस है, इससे जो ये पॉइंट है, अगर आप इसको सेंटर से लगाओगे तो बीच का एंगल हो जाएगा आपका थीटा। अब क्या है, आपको इसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं हम लोग, ये बहुत ही एक जनरल एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे पहले हम लोगों ने दो केसेस देखे हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी है किसी भी डाइपोल के कारण। उसी के बेसिस पे अब हम यहाँ पे एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वो सब करने से पहले, हालांकि मैं इसका लेक्चर पहले ले चुका हूं, बट मैं एक बार आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि दिस वेक्टर ई axial कि electric field on the axial line due to a dipole is given by what 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p r upon r square minus a square की पावर 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, ये आपका डाइपोल है ना, तो इस डाइपोल के कारण इसके सेंटर से किसी भी r डिस्टेंस पे मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस पॉइंट पी पे, उसका एक्सप्रेशन मैंने वहां लिखा है। इसी तरह ये डाइपोल जो है, इसकी बिल्कुल बीच से बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलरली इस लाइन पर आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय ई इक्वेटोरियल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस ये जो है आपकी दो सिंपल सी इक्वेशन है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं। अभी मैंने यहाँ वेक्टर साइन लगाया तो दैट मीन्स मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको डायरेक्शन भी बताऊं। सो डायरेक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका, जैसे एक्सियल के केस में क्या होता है, जो चार्ज आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास है, लेट अस अज्यूम, जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम लाइक दिस पॉइंट होगी, मतलब इस साइड पॉइंट कर रही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये माइनस हो और ये प्लस हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द विसिनिटी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मतलब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट किस चार्ज के ज्यादा पास है उस चार्ज से डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी। बट इक्वेटोरियल के केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है। डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे जाती है, इसी तरह से आपका जो डाइपोल होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो ये जो डाइपोल का डायरेक्शन है आपका, इस डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। और जो तीसरी असम्पशन हम इस डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं वो होगी कि जो ये आर डिस्टेंस है ना, अब आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस हम हमेशा 2a ही लेते हैं। दो पोल्स के बीच का, इस डाइपोल सिस्टम में जो दो पोल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2a से डिनोट करते हैं हमेशा। रीजन भी हम बीच से बात करते हैं, a डिस्टेंस इस साइड होता है, a डिस्टेंस इस साइड होता है। कई बार कैलकुलेशन में हमारा ये चीज मदद करती है, तो हम इसको डाइपोल की लेंथ को 2a लेते हैं। और जो ये r है, हम क्या करते हैं, यहां मान ले रहे हैं योर r इज मच 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 ग्रेटर देन a। दैट मीन्स इस तरह के कैलकुलेशन में आप a को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, a को इग्नोर करने के बाद क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन, ये r की पावर 4 आती और r की पावर 4 से r कट गया तो यहाँ r की पावर 3 आ गई। ये हो गई एक्सियल पे। इसी तरह इक्वेटोरियल पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। आप ये देख रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे है वो आधी है एक्सियल के, या उल्टा कह सकते हैं एक्सियल जो है वो दुगना है इक्वेटोरियल के। अब हम डेरिवेशन शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि एक्सियल
लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डायपोल के कारण, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होती है। यहाँ पर हम अजम्पशन क्या लेंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर पाएंगे। हम लोग बेसिकली इन दो एक्सप्रेशंस की हेल्प से इस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। अब आप यहां देखिए कि सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आपकी अब तक अप्रोच ये रही है कि इस माइनस क्यू से के कारण इस पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, उसको यहाँ बनाओ, रिप्रेजेंट करो, इसका वेक्टर सम करो और जो रिजल्टेंट आ जाए उसको एक्सप्रेस कर दो। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं पता, सिर्फ हमें ये आर पता है और ये थीटा पता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग वेक्टर को स्प्लिट करेंगे। अब जिस तरह से मैंने आपको ये थ्योरी बताई है उसी तरह से मैं आपको एक और थ्योरी बताता हूं, फिर मैं सारी थ्योरीज को कंपाइल करूंगा और ये डेरिवेशन 2 मिनट की हो जाएगी। ये सारा बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूं मैं इसको बताने के लिए, जैसे ही मैं आपको ये चीजें बता दूंगा आप ये चीज 2 मिनट में डिराइव कर लेंगे। अब आप देखो कि ये आपका डाइपोल है, ठीक है। हम इसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब हमें क्या करना है, इसको एक जैसे ये थीटा एंगल है, आप क्या करो यहां पर एक पैरेलल लाइन कंसीडर कर लो। किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये क्या है, P है। अब आप जानते हो कि वेक्टर को स्प्लिट करना होता है थीटा से अगर होता है तो ये आपका जो हो जाता है ये P cos थीटा आ जाएगा। इसमें कुछ अलग और स्पेशल नहीं है जो समझाने की जरूरत है। दिस बिकम्स P cos थीटा। सिमिलरली इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है दैट बिकम्स P sin थीटा। अब मान लेते हैं ये यहीं तक है और ये यहीं तक है, मतलब P sin थीटा जो वेक्टर है उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इस साइड है। इसी तरह P cos थीटा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन उस साइड है। अभी अभी आप क्या जानते हो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये नॉर्मल डाइपोल मोमेंट होगा P, क्योंकि P cos थीटा P sin थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो P cos स्क्वायर थीटा प्लस P sin स्क्वायर थीटा दोनों आपस में जुड़ेंगे और आपका रिजल्टेंट आएगा P। ये नॉर्मल आपका वेक्टर एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये P sin थीटा को सेम मैग्नीट्यूड रखते हुए और सेम डायरेक्शन रखते हुए, मतलब डायरेक्शन अभी भी इसी साइड है, मैं क्या करूंगा इसके बीच वाले पॉइंट को उठा के यहां रख दूंगा। इससे मेरा क्या फायदा होगा, इससे मेरा फायदा ये होगा कि देखो सबसे पहले मेरा वेक्टर तो बदला नहीं है, मैंने क्या करा डाइपोल को स्प्लिट कर लिया, ये मेरा हो जाएगा P sin थीटा। इसी तरह आप P cos थीटा को इसके मिड पॉइंट को, जो भी इसका मिड पॉइंट होगा इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट पे ले आओगे और ये ओवरलैप कर देगी इस लाइन से क्योंकि इसके पैरेलल थी। सो दिस बिकम्स P cos थीटा। ये इतनी लंबी कहानी बताने का तात्पर्य यह था कि अगर मैं यहाँ पे P को सीधा स्प्लिट करके P sin थीटा और P cos थीटा लिख देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर P sin थीटा क्यों है और यहाँ पर P cos थीटा क्यों है। अब P cos थीटा कैसा है, एक्सियल है। इस पॉइंट P के लिए क्या है, एक्सियल अरेंजमेंट है, और इस पॉइंट P के लिए ये जो P sin थीटा है दैट इज इक्वेटोरियल, और जिसके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण, इक्वेटोरियल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये माइनस और प्लस है ना, आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये माइनस और ये प्लस होगा, और आपका माइनस से प्लस की तरफ क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन होता है। और इक्वेटोरियल केस में मैंने आपको बताया कि जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल वो इस साइड पॉइंट करने वाली है। अब आपके पास सवाल आता है कि ये P cos थीटा जो कि है बेसिकली एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो यहां पे होगी। अब मैंने बोला था जो चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास होगा वो ही चार्ज डोमिनेट करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने मान रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हमने इसको ऐसे टर्न किया था तो ये आपका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसको पुश अवे करेगा, तो आपका ये E एक्सियल ऐसे हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, ये ऐसे ये बोर्ड को पार कर गया सॉरी, लेकिन आपका क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी जहां पर ये इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन और इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन जाके इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर आपका ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा। अब
अब मैंने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता होगा जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उसमें रिजल्टेंट जो होता है दैट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है आपका, ऐसे केस में क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों के बीच के थीटा क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, दैट बिकम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है मैंने, एक्चुअलिटी में अभी यहाँ पे इसका काम है मगर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक्सियल पॉइंट पे ये जो ई एक्सियल है ना वो कितना है, ई एक्सियल का मैंने जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो ये P है ना ये एक्चुअल में P नहीं है, क्योंकि एक्सियल डाइपोल जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है P cos थीटा, तो यहाँ पर P की जगह आप रख दोगे P cos थीटा, और सिमिलरली आप इक्विटोरियल पे रख दोगे P की जगह T sin थीटा। तो अभी तक आपने बेसिकली कुछ ऐसा खास नहीं किया है, आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, उसके एक्सप्रेशंस लिखे, आपने आर को बहुत बड़ा माना, ए से ए को उड़ा दिया, एक और एक्सप्रेशन आ गया, आपने डाइपोल को स्प्लिट कर दिया, दो डाइपोल मान लिए जिसमें से एक आपका इक्वेटोरियल हो गया एक आपका एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल डाइपोल की वैल्यू रख दी, एक्सियल में एक्सियल डाइपोल की वैल्यू रख दी। आपने सिर्फ अब तक इतना ही किया है, कुछ बड़ा नहीं किया है। अब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी आपकी ई एक्सियल प्लस ई इक्विटोरियल के स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि अभी मैंने आपको ए और बी से लेके बताया था, सिंपल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज को रखेंगे और स्क्वायर करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। हालांकि हम सीधा कॉमन ले सकते हैं बट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि किसी भी बालक को कंफ्यूजन ना हो कि ये एकदम से क्या हो गया। स्क्वायर चढ़ाना है मेरे दोस्त, आपने स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो स्क्वायर में होंगे और जो दोनों के पास होंगे वो बाहर आ सकती है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कॉमन है तो अंडर रूट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आजाद हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आजाद हो सकता है, आर क्यूब आजाद हो जाएगा और पी आजाद हो जाएगा, तो पी अपॉन आर का क्यूब, क्योंकि आर का क्यूब पे पावर चढ़ती दो, आर के क्यूब पे पावर चढ़ती दो, फिर आर का क्यूब पे पावर चढ़ती दो, कॉमन आता, फिर उस पर अंडर रूट लगता तो वो बाहर आ जाता। ये सिंपल मैथ्स है, आई डोंट थिंक आपको स्पेशली इसको समझाना पड़ेगा। इसको करने के बाद अंडर रूट के अंदर कौन तनहा बच जाता है, तनहा बचता है आपका 2 cos थीटा और sin थीटा। 2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब सिंपल मैथ्स है, 4 cos स्क्वायर को आप 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दो और यहाँ पे ऐसे cos स्क्वायर थीटा जो बचा था उसको यहाँ लिख दो, और ये जो है आपका इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दिस बिकम्स 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r का क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज द फैक्टर। अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो आपकी अलग अलग पॉइंट पर, मतलब थीटा की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के, अगर थीटा आप कम कर दोगे तो एक टाइम आएगा ये एक्सियल आ जाएगा, 90 तक ले जाओगे तो एक टाइम आएगा ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। थीटा के साथ आपको खेलना है और इसी खिलवाड़ में आपकी अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब सिंस हम इसको वेक्टर साइन हमने इस पे लगाया है तो हमें इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं वेक्टर में, सिंपली किसी एक गिवन वेक्टर से हम लोग रेफरेंस में एंगल निकाल लेते हैं। सपोज यहाँ पे ई इक्वेटोरियल हमारे पास है और यहाँ पे ई एक्सियल हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को अल्फा मान लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि मैं इसके रेफरेंस में बताऊं क्या है। तो ये जो tan अल्फा है वो क्या हो जाएगा आपका ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, ठीक है। tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका ई एक्सियल अपॉन, सॉरी ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, tan अल्फा हो जाएगा आपका ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब जो भी अल्फा आएगा इसका मान लेते हैं एक बार को ये 1 आया, आपका एज्यूम कर रहा हूं सिर्फ मैं, अगर tan अल्फा 1 आता है तो अल्फा आपका 45 डिग्री हो जाता है। तो आप अपने सवाल में कैसे लिखोगे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ई इक्वेटोरियल, दैट्स इट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने क्या करा, मोटा मोटे तौर पे आपने इस पूरी थ्योरम में सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। एक आपके नॉर्मल फॉर्मूलेज हैं जो इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं किसी डाइपोल की,
और दूसरा आपने इस्तेमाल किया है सिंपल, आपने आर की वैल्यू को ए से बहुत बड़ा मान के उसको जनरल एक्सप्रेशंस निकाल दी हैं, और जो आपका डाइपोल मूवमेंट है उसको आपने दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया है, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। इसमें से एक है आपका एक्सियल, एक है आपका रेडियल। एक्सियल में एक्सियल की वैल्यू डाल दी, रेडियल में रेडियल की वैल्यू डाल दी, और आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। बस यही है आपका किसी भी एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आई गेस आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको एक बार और देखिए, बिकॉज मैंने एक एक चीज आपको समझाई है। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं आपको उस पर रिप्लाई करके आपके डाउट्स क्लियर करूं। सो थैंक यू।